हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये आपके क्लास ट्वेल्थ का पार्ट है फ्रॉम योर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले यूनिट का ये पार्ट है। ओके, एंड दिस इज द एज यू ऑल नो कि ये जो आपका यूनिट है दैट इज द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट यूनिट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये जो यूनिट है आपका 20 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको पता है कि इसका वेटेज कितना है। एज वेल एज ये नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपके क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, प्लस इट विल प्रोवाइड अ बेस फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ नीट, ठीक। तो दोनों चीजें आपकी पैरेलली आपकी हो जाएंगी। आपका जो 25th को एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ ही साथ नीट का भी एक फाउंडेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, नीट के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो फाउंडेशन आपका क्लियर होता चलेगा। चलिए कमिंग टू द टुडेज वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट करें, है ना। बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो केयरफुली कीजिएगा। और एनसीईआरटी से लिए गए हैं तो ऑथेंटिकेशन होगा, एनसीईआरटी से लिया गया है तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। दोनों चीजें काम में आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स और फैटी एसिड्स। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, प्लस बेस तो क्लियर होगा ही होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, मतलब प्रोटीन हमारे किससे मिलके बने हुए होते हैं? आपके अमीनो एसिड से। ओके, योर आंसर विल बी अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो प्रोटीन है हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो किन चीजों के बीच में बनते हैं? 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, 2 अमीनो एसिड के बीच में बनेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनेंगे, 2 फैटी एसिड्स में, या फिर 2 मोनोसैकेराइड्स में। किसके बीच में बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स हमेशा किसके बीच में बनते हैं? आपके 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है। देखिए, बायोमोलिक्यूल जो है ना, बायोमोलिक्यूल में बहुत सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है, आपका प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। तो इस तरीके से बहुत सारे आते हैं, बट हमारे लिए जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसमें आपका प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, उसके पीछे बॉन्ड कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमको जाननी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दीज थिंग्स, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होते हैं? बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स। 2 अमीनो एसिड्स के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which structure of protein is determined by the hydrogen bonding? कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो आपका डिटरमाइन होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कौन सा वाला स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिटरमाइन होता है, आपको बताना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी या फिर क्वार्टरनरी, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सेकेंडरी है दे आर द करेक्ट। सेकेंडरी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो किससे डिटरमाइन होता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, फिर आपका अमीनो एसिड के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड होता है, देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 4, द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए, डीएनए, याद कीजिए न्यूक्लिक एसिड आता है। तो जो मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का वो कौन होता है? अमीनो एसिड होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, या फैटी एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए, आरएनए दोनों के नाम में आता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए आपका, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए दोनों में न्यूक्लिक एसिड्स है। तो हमसे पूछा है कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, आपको बताना है। अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोसैकेराइड्स है, या फैटी एसिड्स है। तो ये कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट फाउंड इन आरएनए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। डीएनए में कौन से होते हैं आपके, आरएनए में कौन से होते हैं आपको पता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेसिस आपका आरएनए में नहीं मिलता, है ना। एडेनाइन, गुआनाइन, थायामिन या यूरासिल। कौन सा नहीं मिलता है आपका? ये थायामिन। अगर हम देखें तो हमारा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में कौन सा होता है हमारा? ATGC, है ना। एडेनाइन, थायामिन, गुआनाइन एंड योर साइटोसिन। और यहाँ पे कौन होते हैं हमारे?
यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, टी विल बी रिप्लेस्ड बाय योर यू, थायामीन आरएनए में नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, यूरासिल होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। हमको पता है, हमने देखा था कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिडिन होता है। तो हमसे पूछा है कि प्यूरिन में कौन कौन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। तो प्यूरिन में हमारा कौन कौन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। प्यूरिन में हमारा कौन है, एडिनाइन आता है, इसका आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि प्यूरिन में कौन कौन सी चीजें होती हैं और आपका पिरामिडिन में कौन कौन सी चीजें होती है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों चीजें आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, जो डीएनए में शुगर होता है उसका नाम क्या होता है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बड़ा इजीली बता सकते हैं, है ना, आपको सबको पता है, बट ये ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि वो शुगर है। तो ये कौन सा है आपका, डीऑक्सी। डीऑक्सी इज द शुगर in your DNA. Okay, deoxyribose is the sugar. Next, question number 8, the bond between two nucleotides is called. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो आपका बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, या फिर आप क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा वाला बॉन्ड है ये आपका क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, क्योंकि दोनों तरफ उसके एस्टर लगा होता है, यानी कि शुगर ग्रुप लगा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। अभी हमने क्वेश्चन किया है ये, तो इसका आंसर क्या है आपका, एडेनाइन, है ना। प्यूरिन कौन है, एडेनाइन है। विच बायोमोलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए कौन सा वाला बायोमोलिक्यूल आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड, है ना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारे कौन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बिकॉज डीएनए हमने देखा कि डीएनए एंड आरएनए, तो हमारा क्या है, इसमें दोनों में क्या है हमारा, एनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे हेरिडिटी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, वेरी फेमस क्वेश्चन, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, डबल हेलिक्स या रैंडम कॉइल। तो सब जानते हैं इट इज डबल हेलिक्स, है ना। डबल हेलिक्स हमारा शेप होता है सेकेंडरी डीएनए का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिकल होता है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, अपना रेप्लिका बना सकता है। तो इस रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आपको बताना है। तो ये एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, या फिर आपका लाइगेज है। कौन सा है ये आपका, डीएनए पॉलीमरेज। जिन्होंने भी आंसर दिया है डीएनए पॉलीमरेज, दे आर राइट। डीएनए पॉलीमरेज, एज आ गया ना, देखिए जिन सब चीजों के पीछे एज आता है ना, वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा आता है, डीएनए आपका पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन होने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। नहीं भैया, ये क्या था हमारा, रेप्लिकेशन किसका होता है, डीएनए टू डीएनए, है ना। डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनाता है, डीएनए खुद का जब रेप्लिकेशन करता है उसको हम बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन, है ना। अपना रेप्लिका बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे आपके हेड्स है ना। इसको हमको पढ़ना है कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो जब जो हमारा डीएनए टू आरएनए बनने का जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रेप्लिकेशन देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन हम समझ गए, व्हाट, डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रक्रिया है उसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू डीएनए को हमने कहा रेप्लिकेशन, और ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, यानी कि आरएनए टू डीएनए जब बनता है, जब ये उल्टा काम होता है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट, इन अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हैज, कहते हैं कि एक चीज तो देखिए, एक वर्ड तो आया यहाँ पे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, जब वो रेप्लिकेट करता है ना, मतलब कि वो अपना रेप्लिका बनाता है। एक आपके पास डीएनए है, उससे
देखिए ये हमारा एक डीएनए है ना, हमारा डीएनए कैसा होता है कुछ इस तरीके का। अब डीएनए जब अपना रेप्लिका बनाता है ना तो वो क्या करता है, देखिए ये जो है हमारा, ये अब यहां से ऐसे रेप्लिका बनाएगा अपना, है ना। एक डीएनए आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो पहले ये 1 था, यहाँ पे ये अपना रेप्लिका बना लेगा, तो यहाँ से हमको दो अलग अलग डीएनए मिल जाएंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का, कि एक डीएनए से हमको दो डीएनए मिलेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो कह रहे हैं कि इसमें जो इसका जो नेचर होता है ना, ये कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि देखिए एक तो आपका पेरेंट स्ट्रैंड ही रहता है, जो नया वाला यहाँ पे बन रहा है डीएनए, है ना, यहाँ पे एक डीएनए बन रहा है, यहाँ पे एक आपका डीएनए आ रहा है। तो ये जो दो डीएनए बनेंगे फ्रॉम वन पेरेंट टू डॉटर डीएनए जो आपके बनेंगे, उसका नेचर कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि इसमें एक तो रहेगा पेरेंटल स्ट्रैंड, है ना, एक पेरेंट वाला स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा आपका, है ना। इसमें भी ऐसा ही रहेगा कि एक पेरेंट वाला है, एक न्यू है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हैज what type of nature, one parental strand and one new strand, two parental strand, no there is no two parental strand, two new strand, दोनों ही नए स्ट्रैंड होंगे, नहीं ये भी नहीं है। randomly mixed old and new strands, randomly mixed भी नहीं होता, ये कैसा होता है, इसमें हमेशा एक पेरेंटल होगा and one will be your new strand that is known as synthesized strand of DNA, ठीक है। synthesized जो नया बना है उसको हमने कहा न्यू वन, ओके। चलिए, होप द थिंग्स आर क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। अगेन द पिछला वाला केस क्या है कि हमारा यहाँ पे एक डीएनए है, ओके। इस डीएनए, ये डीएनए अब क्या कर रहा है, ये खुद का रेप्लिका बना रहा है, ओके। कुछ इस तरीके से ये रेप्लिकेशन कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम होगा। अनजिपिंग द डीएनए स्ट्रैंड, ये इसको अलग करने का काम करेगा। सिंथेसाइजिंग आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। व्हाट इज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बेसिकली क्या है, ये आपका एक तरीके का ओरिजिनेटर होता है ना, आगे बात करेंगे इसके बारे में। देन आपका नेक्स्ट कहता है कि इसका और हम क्या देख रहे हैं, फंक्शंस देख रहे हैं ना। तो नेक्स्ट कहता है ऑप्शन सी कहता है कि एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। जी हाँ, यही इसका फंक्शन है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी ले रहे हैं, एज आंसर टिक कर रहे हैं, दे आर करेक्ट। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, इसका काम क्या है आपका कि इट इज द मेन एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज इज व्हाट, इट इज एन एंजाइम, ठीक है। ये मेन एंजाइम है दैट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। जो नया वाला स्ट्रैंड जो ग्रो कर रहा है ना, उसको क्या करता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, बीच में हमारे बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उनको ऐड करता है, जो नया वाला है उसमें ग्रो करवाता है। और इसका आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका आपका डायरेक्शन रहेगा 5 to 3 का। ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना हमारे, इसमें एक का डायरेक्शन होता है 5 to 3 और दूसरे का क्या होगा, उसका उल्टा 3 to 5। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड है जिसकी कोडिंग ये है कि 5 to 3, तो आप बताइए कि दूसरा वाला स्ट्रैंड कैसा बनेगा। दूसरे वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा क्या है, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर एक 5 to 3 का है तो दूसरा वाला 3 to 5 का होगा, ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ योर टाटा बॉक्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा था ना, डीएनए टू आरएनए बनने का प्रोसेस। तो डीएनए टू आरएनए जब बनता है तो उसमें टाटा बॉक्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टाटा बॉक्स। तो ये टाटा बॉक्स का काम क्या होता है कि इट बाइंड्स द आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या है, इट बाइंड्स द आरएनए पॉलीमरेज, ये इसका काम होता है आपका टाटा बॉक्स का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द लैक ऑपरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इन सब चीजों का ना, ये सब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे लैक ऑपरेन आ रहा है, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आपका क्या है, टाटा बॉक्स है। तो इन सब चीजों को हमने वीडियोस में जो हमने बनाए हैं उसमें हमारा डील किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट ट्रैक चलने की कोशिश करेंगे सो दैट कि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा कवर हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द लैक ऑपरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, नेगेटिव जीन रेगुलेशन, कंस्ट्रक्टिव जीन एक्सप्रेशन या फिर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। किसका एग्जाम्पल है लैक ऑपरेन। ये लैक ऑपरेन क्या है, लैक्टोस ऑपरेन। कहाँ मिलता है, ईशेशिया कोलाई में, है ना, ईशेशिया कोलाई में, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हमको मिलता है, ओके।
तो ये क्या है हमारा एक तरीके का नेगेटिव जीन रेगुलेटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन फंक्शन बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, है ना, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या कहा, पहले अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा था, कुछ क्वेश्चंस आए थे जहां पे हमने कहा था कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स क्या होते हैं। पिरामिडिन में आपका कौन कौन आता है, यहाँ पे आता है आपका ए एंड योर जी, दैट इज योर एडेनाइन एंड गुआनाइन प्यूरिन्स होते हैं। और पिरामिडिन में आपके आते हैं 3, है ना, 3 कौन कौन से आते हैं, आपका आएगा एक आएगा टी, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 3 आपके पिरामिडिन्स होते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि एक आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और दूसरा आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, प्यूरिन्स जो है ये डबल स्ट्रैंडेड हैं और ये कौन से हैं आपके, ये सिंगल रिंग्स होते हैं। ओके, ये डबल रिंग्स होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि प्यूरिन्स हैव द डबल रिंग्स व्हाइल द पिरामिडिन्स हैव अ सिंगल रिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन प्रोकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, है ना। देखिए प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है दोनों अलग होता है थोड़ा, है ना। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन प्रोकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, डीएनए टू आरएनए, वही वाली बात। तो डीएनए टू आरएनए जब होता है इन प्रोकारियोट्स, जब ऐसा कन्वर्जन होता है तो वहां पे क्या नहीं होता है, वहां पे क्या नहीं होता है। देखिए प्रोकारियोट जीन्स जो होते हैं उनमें क्या है, इंट्रॉन्स नहीं होता। देखिए इंट्रॉन कहाँ है, ये रहा। तो वहां पे क्या है आपका, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इंट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, बट अगर यूकारियोट्स की बात करें तो वहां पे इंट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स नहीं होता आपका इन प्रोकारियोट्स। अगर इंट्रॉन्स ही नहीं है तो वहां पे स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, इन यूकारियोट्स आपका होगा, बट प्रोकारियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ विच एलिमेंट टू कंफर्म द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था हमको दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें इन्होंने क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया था, है ना। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करके हमको बताया था कि दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको मिला था बाय हार्शे एंड चेज के द्वारा। तो उन्होंने कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किए थे, उन्होंने फॉस्फोरस एंड सल्फर को यूज किया है आपका, 32 फॉस्फोरस एंड 35 सल्फर, है ना, इसको आपका यूज किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जी करता है। इट स्टोर्स एनर्जी, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, यानी कि ये 3 काम करता है। प्रोवाइडिंग एनर्जी, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का काम नहीं है ये एनर्जी को स्टोरेज करना, ये इसका फंक्शन नहीं है। बाद बाकी एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी काम ये करता है। नाउ देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन पूछा हुआ है आई थिंक 23 में पूछा हुआ है आपके नीट में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए, आरएनए, है ना, ये कौन सा आरएनए जो है वो एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम्स इन बैक्टीरिया। कौन सा वाला आरएनए जो है आरएनए, वो दोनों की तरह काम करता है, एंजाइम प्लस स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह। तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका 23S आरएनए, ये वाला जो है 23S आरएनए जो है ये दोनों की तरह काम करेगा आपका, स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी और राइबोजाइम्स की तरह भी, दोनों की तरह काम करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे असर्शन आपको दिया है। असर्शन मतलब व्हाट, कि देयर इज अ स्टेटमेंट, आपको बताना ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। फिर उसके बाद आपको एक रीजन दिया होगा कि इस असर्शन का कारण ये है, रीजन ये है ना। तो हमको बताना होता है कि दोनों करेक्ट है या नहीं, और फिर दूसरी बात, पहली बात बतानी होती है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है,
दोनों सही है या नहीं, या दोनों गलत है। और फिर हमको दूसरी बात बतानी होती है कि जो रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इसमें असर्शन कहता है द एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। यस, ऑब्वियसली एंजाइम्स आर स्पेसिफिक होते हैं, तभी तो वो काम कर पाते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो और उसका रीजन क्या कह रहा है कि द एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट दैट फिट्स ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एग्जैक्टली करेक्ट है ना। एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव एन, उनके पास एक एक्टिव साइट होता है जो कि वहीं जाके फिट होता है, जो उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है ना, मतलब वो ताला चाबी की तरह काम करता है ना। एंजाइम मान लीजिए एक चाबी है, ये देखा भी होगा, और जो सबस्ट्रेट है उसमें क्या है, ग्रूव्स बने होते हैं जहां जाके ये फिट हो जाता है। तो बोथ आर करेक्ट है ना। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। यस, इट इज अ ट्रू थिंग कि जो डीएनए है आपका मोर स्टेबल होता है देन आरएनए। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज लॉक्ड, है ना। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, है ना, लॉक्ड होते हैं। दैट्स वाई इसकी तो बॉन्डिंग हो गई, है ना। हम देखते हैं ना सिंपल लेमैन केस में अगर देखें तो हम कहते हैं कि जिसने बॉन्डिंग बना ली, अगर कोई आपका एटम अगर अनस्टेबल है ना, कोई मॉलिक्यूल या एटम अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करता है, बॉन्डिंग बना करके स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही समझ लीजिए, समझने के लिए, है ना, कि इनके जो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये बॉन्डेड हैं दोनों तरफ से, यहाँ से भी बंधे हुए हैं, यहाँ से भी बंधे हुए हैं, तो क्या है, ये स्टेबल है। बट आरएनए कैसा है बेचारा, तो खुला हुआ है ना, भाई आओ, है ना, कहीं से भी आके कोई भी हमसे अटैच हो जाओ, हमसे रिएक्ट कर लो, तो इट इज मोर रिएक्टिव एंड डीएनए इज मोर स्टेबल। तो ये बात तो एकदम सही होगी। दूसरी बात कहता है, रीजन कहता है कि डीएनए लैक्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 2 ऑफ इट्स शुगर, है ना। तो ये क्या है, दोनों बातें सही है और ये इसका रीजन भी है। ओके, चलिए, तो यानी कि दोनों ही सही है एंड आर एक्सप्लेन्स ए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि असर्शन जो है आपका, लिपिड्स आर नॉट ट्रू पॉलीमर्स। करेक्ट है ना। असर्शन जो है आपका सही है कि जो लिपिड्स होते हैं वो ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते, जी नहीं होते ये। एंड लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये भी बात सही है कि जो लिपिड्स जो होते हैं वो आपके किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। दोनों बातें सही हैं, बट ये ट्रू पॉलीमर नहीं है, इस बात को आपका रीजन जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता है ना। हमको ये नहीं बताता है कि ये ट्रू पॉलीमर क्यों नहीं है। ये ट्रू पॉलीमर तो नहीं है, इतना तो हमको पता है, बट क्यों नहीं है, इस क्यों का आंसर रीजन ने नहीं दिया। रीजन ने सिर्फ इतना बताया कि ये क्या है आपका फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो व्हाट आवर आंसर विल बी दैट ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। चलिए, तो दीज वर द 25 क्वेश्चंस फ्रॉम योर बायो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स आए ना, उसको जाके अगर सब कुछ करेक्ट हुआ है, सारे 25 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रखा है, चैप्टर कंप्लीट है आपका। बट अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो प्लीज डू रिवाइज योर चैप्टर वंस मोर। ठीक है, एक बार और करें। एंड इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपको समझना है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that we can get motivated to make good contents for you. Thank you everyone. Have a nice and wonderful day. Keep revising and keep studying.